हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स पे है और ये सीरीज़ हमने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले इंट्रोड्यूस कर दी है, जहां हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लाइक सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट। आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, हर एक कोर्स के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है। इस सीरीज़ की हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड हर क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द डैश सेटिस्फाइड व्हेन PAB मल्टीप्लाई बाय PBC मल्टीप्लाई बाय PCA इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली किसको प्रेजेंट करा है? P12 मल्टीप्लाई बाय P23 मल्टीप्लाई बाय P31 इज इक्वल टू 1। और ये किस में था? सर्कुलर टेस्ट में। तो करेक्ट आंसर होगा सी, सर्कुलर टेस्ट। नेक्स्ट, द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेज एट अ प्लेस इन 2008 इज 355 विद 2003 एज बेस। आप लोग हमेशा याद रखना कि बेस का जो प्राइस इंडेक्स होगा और इंडेक्स नंबर होगा वो हमेशा हम क्या लेते हैं? 100। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है? यहाँ से लेकर के मतलब 2003 अगर बेस ईयर है तो 2008 तक जो इंक्रीज हुआ है वैल्यू में और इंडेक्स नंबर में वो कितना हुआ है? बाई 255%। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? देयर हैज़ बीन ऑन द एवरेज अ 255% इंक्रीज इन प्राइसेस, देयर हैज़ बीन ऑन द एवरेज ऑफ 355% इंक्रीज इन प्राइस और 250%। करेक्ट आंसर होगा ए, कि ऑन एन एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है? बाई 255%। पहले 100 था और उससे अब कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है? क्योंकि इंक्रीज होकर 355 हो गया, तो इसके बीच का जो गैप है उसी से बड़ा है। तो करेक्ट आंसर होगा 255%। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेस्ट्स ऑफ एडुकेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल 4 टेस्ट होते हैं। एक होता है यूनिट टेस्ट, एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, फिर होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और लास्ट होता है सर्कुलर टेस्ट। नेक्स्ट, if two events A and B are independent, the probability that both will occur is given by। अब कह रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट है और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों एक साथ अकर करेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, if P is to Q is the odds in favor of an event, then the probability of that event is। सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि P इज टू Q है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे P प्लस Q। अब इसमें फेवरेबल केस क्या होता है? P एंड अगेंस्ट क्या होता है? Q। क्वेश्चन में हमसे यही बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या होगा? फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है देन द ऑड अगेंस्ट द इवेंट ए इज। अगेंस्ट द इवेंट ए बोला है, हमसे प्रोबेबिलिटी क्या दिया है? ए का दिया हुआ है और ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/9। इसको हम लोग और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? P डिवाइडेड बाय P प्लस Q, अभी जैसे ऊपर हमने बताया था। अब क्योंकि हमसे प्रोबेबिलिटी फेवर की नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ऑड अगेंस्ट इवेंट ए, इवेंट ए के अगेंस्ट की बात कर रहा है, तो Q डिवाइडेड बाय P होगा और हम कह सकते हैं Q सिंपली क्या हो जाएगा? अगर टोटल इवेंट 9 है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेवरेबल केस है 4 प्लस 5, यही ना प्रेजेंट कर रहा है, तो Q क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, 5:4। अच्छा, अगर इस टॉपिक में दिक्कत हो रही हो तो बहुत जल्दी हम बता दें कि हम ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ऑड की फेवर, अगेंस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपली अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट,
If two letters are taken at random from the word home, what is the probability that none of the letters would be vowels? अब कह रहा है कि इसमें से हमें दो लेटर रैंडमली चूज करने हैं और देखो दो ही वॉवल भी है, ओ और ई वॉवल है, एच और एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम ये मान लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वॉवल, कि जो दो हम विड्रॉ करेंगे वो दोनों ही वॉवल ना हो। तो वॉवल ना आने के चांसेस कितने हैं, आइदर एच और एम, और ओवरऑल जो टोटल आउटकम्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 4। तो जो आप फर्स्ट टाइम जब आप एक लेटर विड्रॉ करोगे तो उस केस में एक भी वॉवल ना हो, इसके चांसेस क्या होंगे, 2/4, आइदर एच और एम। क्लियर। वैसे ही हमसे कह रहा है कि हमें दो लेटर ड्रॉ करना है, तो जब हम सेकेंड लेटर ड्रॉ करेंगे, अब हमने मान लिया कि एच अगर बिजी हो गया तो अब खाली एक ही बचा है हमारे पास कॉन्सोनेंट, कि एक भी वोवल ना आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 1/3। और हमें यही प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वोवल। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/12, और करेक्ट आंसर होगा ए, 1/6। Next, equations of two lines of regression are given. The mean of x and y are. हमने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी भी रिग्रेशन लाइन को लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मीन की एक प्रॉपर्टी है कि ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो सिंपली आप इसमें क्या करो ना, जहाँ x है वहाँ मीन x ले लो, जहाँ y है वहाँ मीन y ले लो। तो ये हो जाएगा 4 मीन x प्लस 3 मीन y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 3 मीन एक्स प्लस 4 मीन वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। ये हो जाएगा 12 मीन एक्स प्लस 9 मीन वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 12 मीन एक्स, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना था, 16 मीन वाई प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये कट गया, यहाँ हो जाएगा -7 मीन वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास मीन वाई की वैल्यू आएगी -11/7, जो कि देखो सिर्फ ऑप्शन बी में दिया है, तो मैं एक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मीन एक्स। नो डाउट मीन एक्स जब आप पूरे इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -4/7। और मीन एक्स कैसे कैलकुलेट करना है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकेंड इक्वेशन में आप मीन वाई की वैल्यू रख देना। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डैश ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो हमने बताया भी है कि ये इंडिपेंडेंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, इसकी वैल्यू -1 to +1 के बीच में लाई करती है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर द टू वेरिएबल्स x एंड y कोवेरियंस गिवन है, वेरियंस ऑफ x गिवन है, वेरियंस ऑफ y गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सिंपली अगर हम लोग कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई करें तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो कि गिवन है 40 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ x जो कि गिवन है 16 और वेरियंस ऑफ y है 256। बस आप इसको सॉल्व कर लो। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 40 और 16 स्क्वायर है 4 का और 256 स्क्वायर है 16 का, तो ये जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 64। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा 0.625। तो करेक्ट आंसर होगा बी। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट तो उसके लिए हमने आपको टेलीग्राम की लिंक दी है जहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड इस सीरीज से ज़रूर जुड़ जाना सो दैट आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करा पाएँ। ये सारे क्वेश्चंस ना एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी हम एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, दैट इज जेएसओ। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।